Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics. So today's topic is application of derivative. एंड जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे हमको डील करना है विथ डेरिवेटिव्स। ठीक है, फर्स्ट चीज जो आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब अगर एक क्वांटिटी चेंज हुई तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी जो है वो कैसे चेंज होगी। अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस फॉर्म में चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ डिस्टेंस जो है वो क्या है, कितना चेंज हुआ। जैसे मान लो टी प्लस टू थ्री पे है, एक पर्टिकुलर उसका डिस्टेंस जो है वो टी प्लस टू फाइव पे उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया, उसका पोजिशन जो चेंज हो गया, तो वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना जो है वो टाइम चेंज हुआ। अब अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ठीक है, तो दोनों को डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये अगर जैसे मान लो एफ एक्स से कुछ एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स जो है वो कितना होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश जो है वो या तो मान लो कांस्टेंट आएगा या फिर एक्स का टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो अगर हमको डिवाइड बाई डी एक्स पर्टिकुलर एक्स पे निकालना, मान लो हमको अब निकालना जब एक्स जो है वो क्या है वन है, तो हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इस पे वन पुट कर देंगे। तो ये इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसको कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स या डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वन पे है, तो ये क्या होगा एफ डैश वन। तो किसी भी पर्टिकुलर अगर एक्स नोट पे निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स, उसको डिनोट जो है वो करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नोट। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इसमें वैल्यू जो है वो एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट पे अगर निकालना है तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डी टी। मान लो अगर हमको डिवाइड बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या क्या सिंपली डिवाइड कर दिया dt से। ठीक है, डिवाइड कर दिया dt से, तो ये डिवाइड बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, वह जो dx बाई dt है वो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 5। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो मतलब सर्कल है एंड यहाँ पे जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि एरिया जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज होगी। तो हमको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो मतलब डी ए बाय डी आर निकालना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू आर, और कब निकालना है, जब आर जो है वो 5 हो। देन सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके देन आर को एंड में पुट कर देना, तो आर के 10 पाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आया, बट हमको पर सेकंड मतलब, तो हमको रेट जो है वो क्या हो जाएगी पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब कितना एरिया चेंज हो रहा है पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है पर सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना एरिया एक सेकंड में चेंज होगा, तो इतना एरिया जो है वो एक सेकंड में चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी ऊपर एरिया के नीचे टाइम की। Volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area is increasing when the length of the edge is 10 centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखो अगर इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव।
तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है। एंड ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट है। ये जस्ट वो कि रेट है, ये मतलब डीवी बाई डी टी। अगर हम देखेंगे डीवी बाई डी टी की रेट है ये, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसमें अब हमको बताना है कि कितना सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो हमको बताना है कि कितना फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है जब लेंथ जो है वो 10। तो एच की लेंथ 10 सेंटीमीटर, जब हमको बताना है कि किस रेट से सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया को किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम टाइम, अगर कुछ बोला नहीं तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। 6a² का डिफ्रेंशिएशन 12a, एंड ए का डिफ्रेंशिएशन da/dt। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमको ए तो पता है, जब ए 10 सेंटीमीटर होगा तब हमको ds/dt निकालना है, पर यहाँ पे हमको da/dt निकालना पड़ेगा। तो da/dt के लिए हमको एक जो दे रखी है इंफॉर्मेशन, कि जो dv/dt है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv/dt कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम देखें dv/dt ए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3a² एंड ए का da/dt। तो 9 अगर इक्वेट किया 3a² da/dt, तो 3/a² da/dt। ठीक है, तो da/dt को पुट किया, ds/dt इक्वल्स टू 12a da/dt 3/a², तो ये हो जाएगा 36/a। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड जब a जो है वो क्या हो, 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36/10। एंड जो यूनिट होगी सरफेस एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर। तो ds/dt ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो निकालना है वो देखा, फिर हमने देखा कि da/dt जो है अननोन है, फिर जो इक्वेशन दे रखी है उसका हमने यूज किया। ठीक है, अब देखो dy/dx इज पॉजिटिव। dy/dx मान लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y2 - y1, मतलब x2 - x1, मतलब कितना y में चेंज हो रहा है और कितना x में चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर x इंक्रीज हो रहा है मतलब x2 > x1 है, और y भी इंक्रीज हो रहा है मतलब y2 > y1 है, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पर अगर x तो इंक्रीज हो रहा है पर y जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो y अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो x2 - x1 ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। पर जो ये वाली टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो dy/dx जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मान लो ये कोई भी अगर फंक्शन है y = x², अगर हम देखें कि इसमें ये हमको पता नहीं है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हमको फाइंड करना है कि कौन सा जो है वो इंक्रीजिंग है, कौन सा जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो अगर हम देखें तो x के बाद, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं कि सर्टेन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो देखते हैं कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे जो है वो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब वैल्यूज ओरिजिन की मान लो लेफ्ट में ली, मान लो एट x = -0.5, मतलब -हाफ पे वैल्यू, या फिर देखो दो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ये x है, और यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू, अगर x -हाफ रहा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
1/4। अगर x -1 रहा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर x -3/2 रहा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4। और अगर x -2 रहा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मतलब अगर जैसे जैसे ये इंक्रीज किया ये भी इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही अगर हम x और f(x) करेंगे, अगर x हाफ रहा तो ये 1/4। अगर x 1 रहा तो ये 1। अगर x 3/2 रहा तो ये 9/4। और अगर x 2 रहा तो 4। मतलब x चाहे नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है चाहे पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। नेगेटिव में अगर ये जा रहा है, जितना नेगेटिव में जा रहा है तो उतना इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव में जा रहा है उतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो माइनस हाफ पड़ा है या -2 पड़ा है? माइनस हाफ पड़ा है। ठीक है, तो मतलब x, अगर लेफ्ट साइड में देखो नेगेटिव में, तो x डिक्रीज हो रहा है तो ये फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, x अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस हाफ जो है वो बड़ा है -2 से। बट अगर x पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है तो f(x) भी बढ़ रहा है। तो x अगर नेगेटिव है, तो ये फंक्शन जो है वो कम हो रहा है अगर x बढ़ रहा है तो। और अगर x पॉजिटिव है तो f(x) बढ़ रहा है अगर x पॉजिटिव है तो। x है ना, बढ़ रहा है तो। ठीक है, अब देखो कैसे पता पड़ता है कि अगर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो देखते हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन i इफ, अगर मान लो x2 x1 से बड़ा है, और अगर f(x2) f(x1) से बड़ा है फॉर ऑल x1। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो ये वाला जो अभी ग्राफ था उसका राइट हैंड पार्ट, ये मान लो x1 एंड ये x2। x2 हमेशा ग्रेटर देन x1 से, और f(x2) हमेशा ग्रेटर देन f(x1) से। ठीक है, अब मान लो x1 यहाँ x2 है, तो भी ये इंक्रीज ही हो रहा है, f(x2) ग्रेटर देन है, तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर दो x1 और x2 जो है वो 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो f(x2) इज ऑलवेज ग्रेटर देन f(x1). तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर x1 के लिए। मान लो अगर x1 और x2 यहाँ पे लेते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे लेते हैं, अगर x1 यहाँ लेते हैं एंड x2 यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ये इसकी डेफिनेशन है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कब, अगर x1 और x2 जो है वो इस तरीके से सर्टेड f(x2) और हमेशा बड़ा है f(x1) से। फिर x1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब let x नॉट बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। x नॉट कोई भी पॉइंट है जो कि इसकी डोमेन में, जो कि ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा x नॉट पे, अगर कोई ओपन इंटरवल होगा आई में जो कि x नॉट कंटेन कर रहा है सच ए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली इन आई। वही मान लो अगर कोई ये जैसे फंक्शन है एंड ये है एट x इक्वल्स टू, ये है x नॉट। ठीक है, तो x नॉट जो है वो पॉइंट है उसकी डोमेन ऑफ द डेफिनेशन में, और एट किसी भी सर्टेन पॉइंट पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो कैसे पता पड़ेगा, अगर कोई ओपन इंटरवल, मतलब अगर उसके पास एक ओपन इंटरवल होगा जो कि एक्स नॉट जो है वो कंटेन करेगा, और वहाँ उस ओपन इंटरवल में अगर एफ जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर एफ इंक्रीज करेगा तो एक्स नॉट पे भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। हाँ, मान लो जैसे ये बीच में एक्स नॉट लिया एक पॉइंट, ठीक है, एक्स नॉट अगर एक पॉइंट लिया और ये है x1 और x2, तो अगर फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है x1 और x2 में, तो वो x नॉट पे भी इंक्रीज ही करेगा। तो फंक्शन अगर हमको बताना है कि एक सर्टेन पॉइंट फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे कि एक ओपन इंटरवल है x1 और x2,
तो अगर x1 और x2 में के इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, देन वो फंक्शन जो है वो x1 पे भी इंक्रीज करेगा, और अगर वो फंक्शन x2 और x1 में जो है वो डिक्रीज करेगा, देन वो x0 में भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो x1 और x2 दो पॉइंट है और फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है हमेशा, ठीक है। तो एट अगर x1 और x2 कंटेन करेंगे x0 को, देन वो फंक्शन जो है वो x0 पे भी हमेशा इंक्रीज करेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x2 बड़ा है x0 से और x0 बड़ा है x1 से, तो मतलब f ऑफ x2 बड़ा होगा f ऑफ x0 से, और f ऑफ x0 बड़ा होगा f ऑफ x1 से। तो हमको पता है x2 तो बड़ा है इसे x1 से, x2 बड़ा है f ऑफ x1 से, ठीक है। तो ये तीनों जो है x2 जो है वो बड़ा है x0 से, x0 जो है वो बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 जो है वो अल्टीमेटली f ऑफ x1 से बड़ा ही है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है कि एट अ सर्टेन पॉइंट वो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम देख सकते हैं अगर वो एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एक्स नॉट जो है वो उस पॉइंट पे उसके बीच में आ रहा है ओपन इंटरवल में, फिर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। अब मान लो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ए कॉमा बी में, और डिफरेंशियल भी है डिफरेंशिएबल भी है, देन फंक्शन जो है वो उसकी देखो, अगर मान लो कोई भी हमारा ये तो जो ग्राफ है हमको पता है कि ये सर्टेन वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हमको कुछ ऐसा ग्राफ हो गया जो हमको बनाने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि फंक्शन जो है वो किस रेंज में इंक्रीज कर रहा है, कुछ किस रेंज में जो है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तो हमने इजीली देख के बता दिया कि हाँ ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमेशा x1 x2 अगर कोई भी इंटरवल लिया, एफ ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ x1 में। पर अगर हमको मानना निकालना है कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का कि वो कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मान लो कोई भी ए से लेकर बी है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, वो डिफरेंशिएबल भी है यहाँ पे, इन पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि उसके आगे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, ए से लेकर बी के इंटरवल में, जब एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फंक्शन अगर जी कांस्टेंट है, मतलब अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या होता है, स्लोप। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर मैं यहाँ का स्लोप निकालूं और यहाँ का स्लोप निकालूं, तो ऑब्वियसली जो थीटा वन और मान लो ये थीटा टू, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ही है। ये अगर इंक्रीजिंग है, मान लो अगर ये डिक्रीजिंग होता तो स्लोप जो है वो ये टेंजेंट का, तो ये क्या होता, नेगेटिव। तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता तो एफ डैश जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर मान लो कोई फंक्शन जो है, अगर कोई फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट क्या होगा, जीरो। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव। स्लोप कैसे, एफ डैश एक्स। अगर कोई फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर कोई फंक्शन जो है वो कांस्टेंट तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एफ डैश इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब x1 और x2 जो है वो a से लेकर b में है, और x2 जो है वो बड़ा है। मीन वैल्यू थ्योरम से लगाया कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और c जो है वो कोई पॉइंट है जो कि x2 और x1 में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन जो है वो क्या है, x2 माइनस x1, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड एफ डैश c जो है वो पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ
x1 से। ठीक है, तो x2 अगर बड़ा है तो एफ ऑफ x2 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा एफ ऑफ x1 से फॉर x1 x2। ठीक है, कुछ नहीं, मीन वाली थ्योरम लगी, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ डैश सी। x2 minus x1, x2 minus x1 is already positive and f dash c is positive which is given। तो एफ ऑफ x2 जो है वो हमेशा बड़ा होगा एफ ऑफ x1 से। अब हमको बताना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमेशा। ठीक है, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसकी कंडीशन क्या है कि इसका जो स्लोप होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा एफ डैश एक्स एक्स वो क्या होगा, पॉजिटिव, जो कि यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है मैं निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, 4x का डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको लिखो, एफ डैश एक्स को लिखो 3x² माइनस 6x प्लस 3 + 1, 4 को ब्रेक डाउन करके लिख दिया। ठीक है, 3 कॉमन लिया, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो अगर हम देखें तो हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा एंड ये है 1 से, तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा एफ डैश। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, हमेशा चाहे एक्स कुछ भी हो, हमेशा एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, देन फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, फाइंड द इंटरवल इन द विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब कोई भी इंटरवल फाइंड करना है, फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, वो इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन इंक्रीज करेगा, वो इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले अगर हमको फाइंड करना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो हमको क्या फाइंड करना होता है, उसका स्लोप, उसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन किया, 4x³ का 12x², 6x² का 12x, वो माइनस 72x का क्या हो जाएगा, -72। तो एफ डैश एक्स, इसमें से 12 कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया क्वाड्रेटिक को, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, और यहाँ पे 12। अब देखो हमको ये एक फंक्शन दे रखा है और हमको बताना है कि कब जो है वो इंक्रीज करेगा और कब जो है वो ये फंक्शन एफ डैश, जहाँ पे एफ डैश जो है वो नेगेटिव होगा तो वहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जहाँ पे एफ डैश जो है वो पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हमको बताना है कि एफ डैश कब नेगेटिव होगा और कब एफ डैश पॉजिटिव होगा। तो देखो इसका जो सिंपल तरीका होता है कि अगर हमको ये x+2 और x-3, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो हमेशा ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो इसके रूट्स देखो, ये कब जीरो हो रहा है, तो हम फिर देख पाएंगे कि फंक्शन जो है कब पॉजिटिव हो रहा है कब जो है वो नेगेटिव हो रहा है। ये -2 पे और 3 पे ये फंक्शन जो है वो जीरो हो रहा है। देन नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो। ठीक है, ये x -2 है, जीरो का कोई नीड नहीं है, एंड ये x 3 है। ठीक है, अब मान लो x अगर ग्रेटर देन 3 होगा, अगर x ग्रेटर देन 3 होगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x अगर 3 से बड़ा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर x लेस देन -2 होगा, मतलब इस तरफ, ठीक है,
तो ये नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे -3, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस। और अगर x -2 से लेकर 3 तक होगा, तो -2 से लेकर 3 मान लो x जो है वो 1 है, तो ये वाली टर्म तो क्या है, पॉजिटिव, यानी ये वाली टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जो है वो रूट्स फाइंड करने हैं इसके, जो कि एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 का पे हो रहा है -2 और 3, उसको प्लॉट कर लिया, एंड देन फिर देख लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिक्रीज होगा, जब x होगा -2 से लेकर 3 में, तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये इंटरवल्स आ गए। ठीक है, अब maximum value f is said to have a maximum value in I if there exists a point C such that f of C greater than f of x for all x belongs to I, the number f of C is maximum value. ठीक है, एंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ f, देखो अगर कोई फंक्शन है तो डेफिनेटली उसकी, अगर मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हमको जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रही है उस फंक्शन की, वो क्या है, ये। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट c पे, पर मैक्सिमम हमने कैसे बोला, मैक्सिमम हमने ऐसे उसको बोला कि मान लो उसका हमने एक लेफ्ट पॉइंट लिया, एक लेफ्ट पॉइंट लिया बहुत पास में, और एक राइट पॉइंट लिया, मान लो ये c-h और ये c+h। पर हमने ये नोटिस किया कि चाहे हमने लेफ्ट पॉइंट लिया चाहे हमने राइट पॉइंट लिया उसके जस्ट पास में, लेकिन एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन है उसके लेफ्ट एंड पॉइंट, लेफ्ट साइड के पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे भी, एंड एफ ऑफ सी जो है वो ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ c+h। मतलब जो पॉइंट एफ ऑफ सी की वैल्यू है वो, अगर हम राइट हैंड साइड उसके जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट अगर वो देखे उससे भी ज्यादा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उससे भी ज्यादा, मतलब एफ ऑफ सी जो है, अगर एफ ऑफ एक्स हम कहीं भी ले लें, मान लो ये तो हमने यहाँ की अगर बात की तो हमको पता चला कि मैक्सिमम है, बट मान लो यहाँ पे अगर हमने देखा कोई एक्स पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ सी यहाँ पे भी जाता है, तो मैक्सिमम कब होता है, जब एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ एक्स, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिया तब भी एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एक्स से, तो सी जो है वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रेंज में। ठीक है, अब एफ ऑफ से एक्स, एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई if there exists a point c such that f of c less than f of x for all x belongs to integer, the number fc in this case is called the minimum value। तो अगर एफ ऑफ सी हमेशा बड़ा था एफ ऑफ एक्स से, तो वो क्या हुआ, मैक्सिमम। तो अगर एफ ऑफ सी जो है वो इस तरीके से कि वो हमेशा एफ ऑफ एक्स से जो है वो छोटा होगा, देन उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट मान लो सी हाँ है, ठीक है, अगर एक्स में कहीं भी ले लूँ, तो मान लो कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो यहाँ ले लो, तो एफ ऑफ सी जो है वो हमेशा लेस देन है एफ ऑफ एक्स से, देन इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब सी पे क्या आ रहा है, मिनिमम। ठीक है, f is said to have extreme value in I if there exists a point C such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I, the number of fc in this case is called an extreme value। देखो अगर C पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर C पे उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा या इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा ये, कम से कम ये, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। और जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो हमने भी क्या देखा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड एक्सट्रीम वैल्यू। मैक्सिमम क्या होगा कि अगर पूरे एफ ऑफ सी जो है वो
ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। मिनिमम में क्या होगा, एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। एंड यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट की जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जो है वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो आ रहे हैं वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट, और जो वैल्यू आ रही है उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वो होगा एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, उससे ज्यादा उस फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बताना है अगर इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है तो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। कैसे बना, एफ डैश इसको डिफरेंशिएट किया 2x। सबसे पहले अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमको क्या देखना होगा कि फंक्शन, फर्स्ट चीज जो ऑब्जर्व की, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स जो है वो हम, ये फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा तो फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, फर्स्ट चीज। फिर सेकंड चीज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स में नेगेटिव पुट किया, ये एक्स पॉजिटिव पुट किया, ये दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है अगर मैं एक्स पॉजिटिव पुट कर रही हूँ एक्स नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव एट अ सर्टेन वैल्यू, मान लो एक्स 1 पे और एक्स -1 पे, ये ग्राफ की जो वैल्यू है दोनों 1 है, मतलब जो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ -x होगा। ठीक है, अगर कभी भी ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ -x होता है, मतलब कोई फर्क नहीं होता है उस फंक्शन पे एक्स को -x करने से, देन ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट बाय एक्सिस। ठीक है, दो चीज पता चली कि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट बाय एक्सिस। ठीक है, दो चीज। अब सेकंड चीज क्या है, हमको देखने कि वो फंक्शन जो है वो कब इंक्रीज कर रहा है एंड कब डिक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स जो है वो निकालेंगे, एफ डैश एक्स 2x। मतलब इंक्रीज कब करेगा, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। एंड डिक्रीज कब कर रहा है, जब एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये फंक्शन जो कि सिमेट्रिकल है, एंड जस्ट ये इंक्रीज कर रहा है जब एक्स पॉजिटिव है, ये डिक्रीज कर रहा है जब एक्स नेगेटिव है। ठीक है, ये ओरिजिन, तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू है जो कि 0 है, बट इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि एक्स जो है वो, मान लो एक्स हमने यहाँ निकाला बट ये यहाँ तक गया। ठीक है, तो एक्स अगर आर तक बिलोंग कर रहा है तो हमको नहीं पता कि ग्राफ जो है वो कहाँ तक जा रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, बट मान लो अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया फंक्शन को, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r था, तो हमको मैक्सिमम हम नहीं फाइंड कर पाए, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो x की वैल्यू होगी वो फंक्शन है -2 से लेके 1 तक ही, यहाँ तक ही ग्राफ होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ जो होगा वो कहाँ तक होगा, ग्राफ जो है वो इतना ही होगा। ठीक है, इतने में हम इंटरेस्टेड है, ये हमारा फंक्शन है क्योंकि हमने डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब एक्स जो है वो -2 से लेके 1 वाले पॉइंट में, रीजन में ही हम क्या है, इंटरेस्टेड है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रही है फंक्शन की। देन हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम पे हम निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ -2 पे निकाला तो वो क्या आया, 4। एफ ऑफ 1 पे निकाला तो 1, एंड एफ ऑफ 0 पे निकाला तो वो 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 4। तो एफ ऑफ -2 विच इज 4 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्या है, 4, एंड एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय 0 से 1।
तो ये फंक्शन जो है वह इस तरीके से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो दैट एक्स जो है वो 0 से लेके 1, 0 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है, और हमको फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो y इक्वल्स टू, मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, 1 भी, 0 भी इंक्लूड नहीं है एंड 1 भी इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं होता है तो इसको ओपन सर्कल के इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लो हमको जैसे दिख रहा है कि अगर 1 के जस्ट पास वाला पॉइंट, वहां पे मैक्सिमम होगी, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये हमको पता है। पर कितना पास वाला पॉइंट, 1 से कितना पास वाला पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या 0 से कितना पास वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा, ये हम नहीं डिसाइड है। मान लो हमने बोला 0.1 पे मिनिमम और 0.9 पे मैक्सिमम। अच्छा, अगर 0.1 पे मिनिमम है तो 0.01 भी एग्जिस्ट करेगा, 0.99 भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने फिर बोला कि हाँ पे चलो ठीक है, ऐसा मान लिया। 0.001 भी एग्जिस्ट करेगा, 0.999 भी एग्जिस्ट करेगा, देन फिर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तो कितना पास वाला पॉइंट हमको ये नहीं पता है, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितना पास वाला पॉइंट हम ले ताकि हम डिफाइन करें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक है। अब देखो, अगर हम लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स ही है, पर एक्स अगर 0 से लेकर 1 होता, देन हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या कहते हैं, 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो 1 भी इंक्लूड है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। और एंड ऑब्जर्वेशन से अगर हम देख रहे हैं तो 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या होगा 0। अगर मैं एफ 0 के जस्ट वाला पॉइंट या कुछ भी पॉइंट 0 से राइट वाला लेती हूँ तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। एंड फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1, ठीक है। अगर मैं 1 से कोई भी छोटा पॉइंट लेती हूँ, अगर 0.999999 भी लूंगी तो उसकी वैल्यू 1 से तो छोटी ही आएगी। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, ठीक है, एंड दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। बाय मोनोटोनिक फंक्शन है एफ, देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड की है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है, बट फंक्शन का यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही एफ डैश 0 जो है वो 0 हो रहा है, नहीं एफ डैश 1 जो है वो 0 हो रहा है, एंड मैक्सिमम मिनिमम पे जो एफ डैश है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करी है, लेकिन फंक्शन का जो मैक्सिमम या मिनिमम यहाँ पर नहीं है, तो ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, ठीक है। देखो बाय मोनोटोनिक फंक्शन वी मीन डेट एफ इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब अगर मोनोटोनिक फंक्शन अगर हम किसी भी इंटरवल में, मान लो मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, दोनों में से या तो इंक्रीज करेगा आई में, अगर कोई भी मतलब ये ले लिया हमने इंटरवल और हमने बोला कि फंक्शन जो है वो क्या है, मोनोटोनिक है, मतलब या तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में या फिर फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में, ठीक है। C is called the point of local maxima if there is an H positive such that f of C greater than or equals to f of x for all x in C minus H, C plus H, x not equals to C. The value of f of C is called local maxima. तो local maxima जो है वो क्या होता है, वही चीज की ये है, एंड यहाँ पे हमने एक पॉइंट है C और ये f of C है, ठीक है। H पॉजिटिव लिया और एक ये वाले इंटरवल में देखा, ये C माइनस एच है, ये C प्लस एच है। लोकल मैक्सिमम कब होगा, जब एफ ऑफ सी जो है
अगर एक्स कुछ भी हो इनमें, एक्स यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंड एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। मान लो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हुआ या कहीं भी हुआ, ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ सी जो है वो हमेशा या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो वो लोकल मैक्सिमम होगा, और वैसे ही लोकल मिनिमम, जो कि हमने देखा अभी। ठीक है, पर देख, अगर, ठीक है, अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का, तब देखते हैं कंसेप्ट वाला। यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट पे, तो एवरेज सी, अगर यहाँ पे देखें फंक्शन ऐसे, इस पर अगर कोई भी हम टेंजेंट करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आ रहा है एवरेज एक्स, कोई भी एक्स पे, यहाँ पे जो है वो एवरेज एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर एवरेज एक्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो एवरेज एक्स जो है वो एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा, जीरो भी होगा, और जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमा। वैसे ही यहाँ पे एवरेज एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे एवरेज एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव। एक सर्टेन पॉइंट होगा जहाँ पे एवरेज जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, और उस पॉइंट पे जो एवरेज सी जो है वो जीरो है, वो क्या होगा, मिनिमा वाला पॉइंट होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू, और इसको क्या होगा, ये मैक्सिमा वाला, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर एवरेज साइन चेंज कर रहा है तो वो एक जीरो पर भी आएगा, एवरेज सी जो है वो जीरो भी होगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई फंक्शन है, वो ओपन इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, उसी कोई पॉइंट है, अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और या फिर लोकल मिनिमा होगा सी पर, या फिर एवरेज सी इक्वल्स टू जीरो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, एफ जो है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। इस केस में एवरेज हमने देखा कि एवरेज सी जीरो होगा, क्योंकि स्मूथ कर्व जो है। ठीक है, तो दो केस बन सकते हैं कि या तो वो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे एवरेज जो है वो क्या है, जीरो। इसी में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस केस में एवरेज जो है वो क्या है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो या तो ये केस हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स।